डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉप 500 सीरीज में हिस्ट्री में पार्ट 5 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री के 2 वीडियो एंशियंट के 2 वीडियो मिडिवल के आ चुके हैं। तो ये जो पार्ट 5 है इसमें हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम मॉडर्न इंडिया से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मॉडर्न इंडिया ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और मॉडर्न इंडिया से जुड़े हुए सवाल आपको हमेशा ही यूपीएससी में देखने को मिलते हैं और इसके जो नंबर्स हैं वो भी एंशियंट और मिडिवल दोनों से ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सीरीज़ है, मतलब इसके जो वीडियोस आएंगे वो भी नंबर्स में ज़्यादा होंगे, तो आप इसके वीडियोस देखिए और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। भारत सरकार को इंग्लैंड में लोगों को अत्यधिक भुगतान करना पड़ता था जिसे होम चार्ज कहा जाता था, उसमें शामिल था पहला, इंग्लैंड में जुटाए गए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। दूसरा, रेलवे और सिंचाई कार्यों में प्राप्तियां। तीसरा, सिविल विभागों के संबंध में भुगतान जहां अंग्रेज कार्यरत थे। चौथा, इंग्लैंड में भारत के लिए काम करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन सहित भारत कार्यालय का खर्चा। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन डी ठीक है। एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, भारत और यानी कि 1 2 3 4 ये चारों ही सही है। भारत और इंग्लैंड के बीच में जो संबंधित स्थापित जो राजनीतिक संबंध थे और जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक संबंध थे उसके कारण भारत सरकार को इंग्लैंड में लोगों को अत्यधिक भुगतान करना पड़ता था और जिसे होम चार्ज कहा जाता था, जैसा इस क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, इसमें तुलनात्मक रूप से उच्च दरों पर इंग्लैंड में जुटाए गए सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज होता था। रेलवे और सिंचाई कार्यों से प्राप्तियां होती थी। सिविल विभागों के संबंध में भुगतान जहां पे अंग्रेज कार्यरत थे वहां रहता था और इसके साथ साथ भारत कार्यालय में जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों का पेंशन, जिन्होंने भारत में काम किया था या जिन्होंने इंग्लैंड में रह के भारत के लिए काम किया था, वे वहां से सेवानिवृत्त हुए थे, उन सभी की पेंशन आती थी। और सेना और नौसेना कर्मियों के लिए पेंशन और अवकाश के भत्ते ये सब इसमें रहते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संगठन को उनके संस्थापक द्वारा सुमेलित कीजिए। देखिए, इसमें दिए हुए हैं आगे। ठीक है, संगठन दिए हैं और उनकी स्थापना जिसने की है उनके बारे में बताएगा। तो इसमें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा सही है और कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है। तो सोशल सर्विस लीग गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित है। दूसरा है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एनएम जोशी द्वारा। और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन एमजी रनाडे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, केवल जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 में इसको एमजी रनाडे ने इसकी स्थापना करी थी और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करना और महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा हम बाकी जो दोनों के बारे में देखते हैं। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना 1911 में एनएम जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जनता के जीवन में और काम की बेहतर और उचित परिस्थितियों का सुधार करना। इसके अलावा जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना 1905 में बॉम्बे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। अच्छा, ये तीनों जो संस्थाएं हैं ये तीनों ही संस्थाएं बॉम्बे में स्थापित की गई थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को उनकी मातृभूमि की सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में परिचित करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देसाई लियाकत समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की समान संख्या में सिफारिश की। दूसरा, इसने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त करने की सिफारिश की। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल जो पहला कथन है वह सही है। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भूलाल भाई देसाई ने विधानसभा में मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान से मुलाकात की थी और उन्होंने दोनों केंद्रों में एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए मसौदा प्रस्तावित किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग द्वारा जो नामित सदस्य हैं उनकी संख्या बराबर होगी, अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें होंगी और इन आधारों पर कांग्रेस और लीग के बीच में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन
इसके बाद हमने देखा कि इसमें कांग्रेस और लीग दोनों ही के बीच में इसकी समानता परिलक्षित हुई और जिसके दूरगामी परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिमरमैन योजना किससे संबंधित है? पहला, स्वतंत्र भारत के भविष्य के संविधान की रूपरेखा तैयार करना। दूसरा, ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच में संबंधों का सुधार करना। तीसरा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्रोह करने की भारत जर्मन योजना। और डी ऑप्शन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार की योजना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, जो जिमरमैन योजना है यह एक इंडो जर्मन योजना है जिसका उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही के समय भारत सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्रोह लड़ना। मतलब इस तरीके से उनका ये उद्देश्य था कि जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और भारत के जो सैनिक थे उन्होंने जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ के सपोर्ट में काम किया था और उस समय जब इंग्लैंड की स्थिति खराब थी तब वहाँ पे उनका ये उद्देश्य था या उनका ये कार्य करने की प्रणाली थी कि वह भारत में विद्रोह लाना चाहते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इटली की घोषणा को बहुत महत्व मिला है। इसका क्या महत्व है? पहला, स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक बंदियों की रिहाई। दूसरा, इसने भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने के ब्रिटिश मंशा की घोषणा की। सी, इसने पूरी तरीके से रियासतों को सत्ता हस्तांतरित कर दी। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लेमेंट इटली ने तत्कालीन स्थिति को भांपते हुए 20 फरवरी 1947 में ही घोषणा करी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने की घोषणा करी थी। ठीक है, और सत्ता के स्थानांतरण के लिए उन्होंने 30 जून 1948 की समय सीमा तय की थी और उन्होंने उस समय भारत के एक संविधान के मत या इस तरह की किसी भी सहमति पे मत नहीं दिखाया था, लेकिन उससे पहले ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। दूसरा, इस व्यवस्था के तहत गांव की भूमि, वन भूमि और चारागाह शामिल थे। तीसरा, इस व्यवस्था के तहत रैयतों द्वारा जमींदारों को राशि भुगतान का भुगतान किया जाता था जो बाद में अंग्रेजों को भुगतान करते थे। इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, जो केवल 2 है वो सही है। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों जो अधिकतर अब उत्तर प्रदेश में है, इसको हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज द्वारा यह प्रणाली शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1822 में। उन्होंने यह महसूस किया कि जो गांव है या जो गांव की व्यवस्था है वह भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण संस्थान है और इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके निर्देशों के तहत उस समय के कलेक्टर गांव जाते थे, जमीनों का निरीक्षण करते थे, खेतों की पैमाइश करते थे और विभिन्न प्रकार के समूहों और रीति रिवाजों और अधिकारों का रिकॉर्ड करते थे। एक गांव के भीतर प्रत्येक भूखंड के अनुमानित राजस्व और उसके राजस्व की गणना के लिए उसे जोड़ा गया था। जैसे प्रत्येक गांव का या महाल जिसे कहा जाता था उन्हें भुगतान करना पड़ता था। इस राजस्व को समय समय पर संशोधित भी किया जा सकता था और इसमें स्थायी रूप से कुछ भी निर्धारण नहीं किया गया था। राजस्व एकत्र करने और कंपनी को भुगतान करने का कार्य जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान को दिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि में वन भूमि, चारागाह, इसके साथ साथ गांव की भी सभी भूमि शामिल थी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पॉलीगर विद्रोह का कारण था। पहला, ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के जंगलों और नदी धाराओं पर नियंत्रण। दूसरा, दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली। तीसरा, गैर आदिवासियों के साथ आदिवासियों का वैमनस्य। और चौथा है विदेशी शासन के प्रति असंतोष। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही था। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, दमनकारी जो भूमि की राजस्व प्रणाली थी जिसकी वजह से पॉलीगर विद्रोह हुआ। ठीक है, पॉलीगर विद्रोह तमिलनाडु के पूर्व तिरुनेलवेली साम्राज्य के पॉलीगर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच में 1799 से 1805 के बीच में करों की वजह से दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली के कारण हुआ था और इसमें आखिरकार अंग्रेजों की विजय हुई थी। पॉलीगरों पर ब्रिटिश विजय ने ब्रिटिश नियंत्रण में तमिलनाडु के क्षेत्रों के बड़े हिस्सों को अपने कब्जे में कर लिया था और इससे अंग्रेजों की दक्षिण भारत में स्थिति और सुदृढ़ हो गई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
8 निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने देशी राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था? ठीक है, इसमें हम देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें जॉन शोर, इसका ऑप्शन पहला सही है। सर जॉन शोर ने देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की नीति और कठोर तटस्थता की नीति को अपनाया था। देखिए, इससे पहले हम देखेंगे कि जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत की राजनीति में भारत के राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप किया था। हम सहायक संधि दे सकते हैं और इसके साथ साथ हम कई संधियां दे सकते हैं जिसमें ऐसा देखने को मिला है। लेकिन जॉन शोर ने देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की नीति, उन्होंने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया और तटस्थ रहने का निर्णय लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बक्सर के युद्ध जो 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट नियुक्त किए थे, वे कौन थे? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स के पूर्व गवर्नर जिन्हें राज्यों को नियंत्रित किया था। दूसरा है रियासतों के प्रतिनिधि मूल निवासी जो ब्रिटिश विधान परिषद का हिस्सा थे। सी है राज्यों में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक एजेंट। डी है राज्यों में सहायक संधि के रखे गए आकस्मिक सेना इकाइयों के प्रमुख। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, राज्यों के कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक एजेंट, ये हैं वे लोग जिनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। रेसिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह निर्धारित करने की कोशिश की कि अगला उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए और प्रशासनिक पदों पर किसकी नियुक्ति होनी चाहिए, और इस प्रकार से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरीके से अपनी भारतीय राजनीति पर अपनी पकड़ बना ली थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। यह अधिनियम किससे संबंधित था? पहला, सैनिकों के वेतन में कटौती का प्रावधान करना और भारतीय किसानों पर करों में वृद्धि करना। बी, यूरोपीय सैनिकों को विशेष दर्जा प्रदान करना और भारतीय सैनिकों की स्थिति को नीचा करना। सी, गांव में प्रत्येक किसान परिवार से एक सैनिक की भर्ती को अनिवार्य बनाना। और ऑप्शन डी, यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक सैनिक की विदेश में तैनाती करना। यह अधिनियम इसका जो सही ऑप्शन बताना है, ये ऑप्शन है डी। ठीक है, यह अधिनियम 1856 में चार्ल्स कैनिंग द्वारा लाया गया था। ठीक है, इन्होंने ये सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम प्रस्तुत किया था। इन्होंने ये प्रावधान दिया था कि यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक भारतीय सैनिक को विदेश में तैनात करना होगा। ठीक है, और यह जो था ना, ये 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था, क्योंकि उस समय भारत में धार्मिक कारणों से समुद्र पार करने को निषेध माना जाता था। ठीक है, और समुद्र पार करने से लोग अपनी धर्म की पवित्रता पर संदेह करने लगते थे। इस वजह से धार्मिक भावना को जो ठेस पहुंचाई गई थी, उसकी वजह से 1857 की क्रांति का यह एक प्रमुख कारण बना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, और इससे पहले मिडिवल और एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी आ चुका है। आप हमारे चैनल पे जाइए और उसकी जुड़ी हुई प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।